तो आपका एक बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम 11th क्लास का फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एग्जांपल है किसका? एक्सेलरेटेड मोशन का। देन फिर हमने वहां पे डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में जाना था कि क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है टाइम पीरियड, और भी वहां हमने बहुत कुछ किया था बस इतना ही किया था। अच्छा ठीक है, चलिए इतना ही किया था। तो अब आगे क्या करें? तो अब आगे हम कुछ और भी करने वाले हैं। जैसा कि हमको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है, यानी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन है। लेकिन एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन है कहां? तो आंसर ये है कि एक्सेलरेशन है अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन है। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? तो आंसर है उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन होता है ना। यहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल का मतलब यही है, सेंट्रीपिटल। यहाँ पिटल का मतलब सीकिंग हो गया, जो सेंटर की तलाश में रहता है। तो कुल मिला के हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है। और वो एक्सेलरेशन किधर है? अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक्सेलरेशन है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और हम ये भी देखेंगे कि जो उसका डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर कैसे होता है, हम ये भी समझेंगे बड़े अच्छे से। तो कुल मिला के आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो चलिए हम चलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ। और एक हमारे पास और भी होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन ये कब काम करता है? तो ये तब काम करता है जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारे पास फिर दो एक्सेलरेशन आ जाते हैं, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सबसे पहले जो हमारे पास ये डायग्राम है, अच्छा नहीं है तो डायग्राम हमें चाहिए। तो ये रहा आपका डायग्राम। तो ये रहा हमारा डायग्राम। इस डायग्राम में हम क्या देखते हैं? तो डायग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे, उससे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो मैंने यहां लिख भी दिया है। अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is acted upon by an acceleration which is directed along the radius towards the center of the circular path. This acceleration is called centripetal, which means center seeking acceleration. तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है ना। तो वहां पे एक एक्सेलरेशन आता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो हमेशा अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है। ये भी हम देखेंगे कैसे करता है। तो फिलहाल ये हमारा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। लेकिन अब ये तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल हमेशा जो है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है। लेकिन हमें सिर्फ यही नहीं जानना है, हमें इसका डेरिवेशन भी करना है, इसका एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है कि आखिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, जो आपको अच्छे से समझना भी है क्योंकि आपके सिलेबस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं डेरिवेशन या फिर एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये रहा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे क्या गिवन है। तो यहां पे है कि एक पार्टिकल जो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। सबसे पहले वो पॉइंट P पे है, टी टाइम पे, है ना। जब हम मान लेते हैं कि जब हमारा समय T है तो वो पॉइंट P पे है। और आफ्टर T प्लस डेल T, यानी कि कुछ समय बीत गया, थोड़ा सा कितना डेल T समय बीत चुका है। अब टाइम T से हो चुका है T प्लस डेल T, यानी डेल T टाइम डिफरेंस में ये P से कहां पहुंच गया? Q पे, है ना। और एंगल जो कितना यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हमारा डेल थीटा वो सबटेंड कर लेता है। अच्छा यहां पे पॉइंट P, है ना। पॉइंट P पे क्या है? पॉइंट P पे इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है
वो है v1 और पॉइंट q पे जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है वो है v2। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। मैंने लिख भी दिया है कि लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड सेंटर o विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड भी ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन हम वेलोसिटी चेंज क्यों हो रहा है? डायरेक्शन की वजह से। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, दोनों वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा। विच मींस अगर मैं v1 का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो भी v ही होगा, और v2 का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो भी v ही होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है, वो v है जो कि मैग्नीट्यूड दर्शाता है, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से वेलोसिटी हमारा चेंज कर गया है। ओके, suppose at time t the particle is at point p and at time t plus del t the particle is at q। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है पहले ही। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, let v1 and v2 with the velocity vector at p and q। p और q पे हमारा वेलोसिटी वेक्टर कौन कौन है? v1 और v2, जिसकी डायरेक्शन किधर है? along the टेंजेंट। हमेशा वेलोसिटी वेक्टर जो होता है सर्कुलर मोशन में, जब भी आपको पूछा जाए कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है लीनियर वेलोसिटी की, तो आप बोलेंगे अलोंग द टेंजेंट। उसके बाद क्या है, लेट v1 and v2 with the velocity vectors at p and q directed along the tangents at p and q respectively। लेकिन हमें यहां निकालना क्या है? तो हमें यहां पे निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अगर हम यहां से निकाल लें कि जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आराम से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या किया? देखिए, आपने वेक्टर पढ़ा है, और वेक्टर में आपने ये पढ़ा है कि हमारे पास यहाँ एक वेक्टर v1 है, एक वेक्टर v2 है। क्लियर सी बात है। अब ये वेक्टर, जो दो वेक्टर हमारे पास v1 और v2 है, हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। हमने क्या किया, v1 के बराबर हमने AB खींच लिया। देखिए, डायरेक्शन इधर ही है, इसका डायरेक्शन क्या है? इधर ही है। तो हमने v1 के बराबर यहाँ AB खींच लिया, और v2 के बराबर हमने यहाँ AC खींच लिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट A को लेकर। ये डायरेक्शन किसका है? v2 का है, सेम है। ये डायरेक्शन किसका है? v1 का है, और ये भी यही डायरेक्शन है। अब v1 और v2 के बीच का एंगल क्या होगा? तो आंसर है, जो यहाँ रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है वही डेल थीटा यहाँ भी होगा। आप बोलेंगे कैसे? तो मैं बोलूंगा कि जब v1 वेक्टर यहाँ पे है तो रेडियस और इसके बीच कितना एंगल है? 90। और जब v2 यहाँ हो गया तो रेडियस और v2 कितना है? 90। तो जब रेडियस के बीच का वेक्टर डेल थीटा है तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल भी कितना होगा? डेल थीटा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले ये टेंजेंट यहां था, बाद में ये टेंजेंट यहां पहुंच गया। पहले रेडियस यहां था, बाद में ये रेडियस हमने यहां ले लिया, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है। तो जो एंगल रेडियस सबटेंड करेगा सेंटर पे, वही एंगल v1 और v2 के बीच का भी होगा, यानी टेंजेंट्स के बीच का भी होगा। तो यहाँ पे v1 और v2 के बीच का एंगल कितना हो जाता है? डेल थीटा, जो हमने यहां पे लिख दिया है कि टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी वी टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट A, ड्रॉ AB इक्वल टू पैरेलल टू v1 एंड AC इक्वल एंड पैरेलल टू v2। ये हमने कर लिया है। अब हमने क्या किया, ये डायरेक्शन किसका है? v1 का। ये डायरेक्शन किसका है? v2 का। तो पहले v1 था, बाद में v2 हो गया, तो v1 और v2 को क्लोज करने के लिए हमने एक और वेक्टर बना लिया bc। अब ये वेक्टर क्या इंडिकेट करता है वो हम आगे देखते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझ जाइए, पहले v1 था, बाद में वेलोसिटी v2 हो गया। तो v1 से अगर मैं इधर जाऊं तो मुझे क्या मिल जाता है? v2 मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल अप्लाई करके BC निकाल सकते हैं, और ये BC क्या होगा, चलिए अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर लूं, तो ये रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्रायंगल था जिसमें हमने क्या खींचा था, तो ये हमने AB बनाया था किसके पैरेलल? v1 के इक्वल और पैरेलल, और ये हमारा AC था जो हमने v2 के इक्वल और पैरेलल बनाया था। अब यहां पे अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगा दूं, वेक्टर एडिशन का, आपको पता है क्या हो जाएगा? AB प्लस BC, यानी वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल्स टू वेक्टर AC। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल्स टू वेक्टर AC। तो BC कितना हो जाएगा आपका? AC माइनस AB, और AC क्या है? v2, वेलोसिटी वेक्टर v2, और ये वेलोसिटी वेक्टर v1, यानी v2 माइनस v1। लेकिन
BC क्या आ गया, देखिए BC क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, यानी BC जो है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं BC को डेल V लिख सकता हूं, बिकॉज BC इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। तो BC इज इक्वल टू डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब यहां पर एक बड़ा समझने वाली एक बात ये है, अगर ये एंगल बड़ा छोटा हो, और ये एंगल छोटा कब होगा, जब डेल टी, हम P से Q पर पहुंचे हैं डेल टी समय में, अगर ये एंगल बड़ा छोटा हो जाए तो ये जो कॉर्ड PQ है ये लगभग आर्क PQ के बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए अगर ये जो मेरा एंगल है ये बड़ा छोटा हो जाए, देखिए है ना, ये एंगल बड़ा छोटा हो जाए, ये डेल थीटा, तो यही आपका आर्क है और यही आपका कॉर्ड है ना। तो ये देखिए ये जो आपका है, सॉरी यहाँ पे Q है, तो ये P और Q, तो इफ डेल टी जो है आपका है वो बड़ा टाइम बड़ा टेंड्स टू 0 हो जाए, बड़ा छोटा हो जाए, तो डेल थीटा भी ये जो बनेगा ये बड़ा छोटा बनेगा। तो उस समय ये जो PQ आपका कॉर्ड है और ये जो PQ आपका आर्क है दोनों बराबर हो जाएगा। तो उस समय हम POQ को एक ट्रायंगल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कि आप ये बात बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अब ये ट्रायंगल बन गया है, तो ट्रायंगल POQ की बात करूं और ट्रायंगल ABC की बात करूं, तो क्या ट्रायंगल OPQ और ट्रायंगल ABC क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है? तो आंसर है यस, ऑफ कोर्स ये सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे सिमिलर ट्रायंगल है? तो आपने ज्योमेट्री ऑलरेडी पढ़ा है, और ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा है कि हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जिससे हम आराम से ये इसको सिमिलर कर सकते हैं। कैसे? तो आप इसको देखिए बड़ा अच्छे से, ये क्या है OP रेडियस वेक्टर, ये क्या है AB वेलोसिटी वेक्टर। V1 तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो V है ना, और V2 का भी जो मैग्नीट्यूड है ये भी क्या है, V ही है। तो अगर मैं देखूं OP और AB का रेशियो तो R/V आएगा, अगर मैं OQ और AC का रेशियो देखूं तो ये भी R/V आएगा, और डेल थीटा दोनों का क्या है, बराबर है, यानी कि SAS यहां पे, ये फिर से देखिए SAS और यहां पे SAS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाता है। अगर सिमिलर हो जाता है तो हम इसके साइड का रेशियो आराम से यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने लिखा क्या है ये आप देख लीजिए कि इन डेल टी, है ना, सॉरी, इफ डेल टी इज स्मॉल, है ना, क्या लिखा है मैंने, इफ डेल टी इज स्मॉल देन कॉर्ड PQ बिकम्स इक्वल टू आर्क PQ, जो मैंने आपको समझा दिया अभी। देन OPQ इज कंसीडर्ड एज अ ट्रायंगल जिसमें ये एंगल इसके बराबर है, यानी कि एंगल POQ बराबर एंगल BAC बराबर डेल थीटा। ऑल्सो ये क्या है, OP और OQ आपका R है, रेडियस वेक्टर। V1 और V2 का मैग्नीट्यूड कितना है, V ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होता है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है वो कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी का यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों केस में इक्वल ही है। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, तो अब हमको ये पता चल गया है कि यहां पे चेंज इन वेलोसिटी BC कितना आ गया, V2 माइनस V1। अब हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है, रेशियो का, साइड्स का रेशियो बराबर होता है, हम उसको यूज करेंगे। तो यहां पे अब आप देखिए बड़ा अच्छा समझने लायक बात है, ये ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है? तो आंसर है हियर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, OPQ, ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC के। क्यों सिमिलर है? क्योंकि यहां पे रेशियो R/V और डेल थीटा ऐसे ऐसे सिमिलर है। तो क्या रेशियो है भाई, तो अगर मैं उस ट्रायंगल का ले लूं PQ, है ना, PQ अगर मैं इस ट्रायंगल ले रहा हूं डेल थीटा के ठीक सामने, तो यहां डेल के सामने कौन है, BC, तो यहां मैं ले लूंगा इसका BC इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका OP लूं, है ना, OP, ये OP है, अपॉन, तो इसका क्या लूंगा, तो OP के साथ V1 है, तो ये V1 हमारा कौन सा है, AB है, तो ये हो गया AB। अब आते हैं, तो यहां पे PQ, है ना, PQ हमारा कितना है, तो PQ हमारा है डेल S, तो ये हो गया डेल S। BC कितना है, डेल V, तो ये हो गया हमारा डेल V, इज इक्वल टू OP कितना है हमारा,
ओपी आर है, ए बी कितना लेंगे, तो ए बी हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फिलहाल, तो V1 ए बी क्या है, V1 और V1 का मैग्नीट्यूड कितना है, V है, तो यहां पे मैं लूंगा V, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, है ना, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं कि सिंस V1 का मैग्नीट्यूड और जो V2 का मैग्नीट्यूड है वो V है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा था, मैग्नीट्यूड तो हमेशा हर एक पॉइंट पे इक्वल ही होने वाला है, ये हमें मिल जाता है। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, डेल S, है ना, इज इक्वल्स टू R अपॉन V इंटू डेल V, है ना, ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, या मैं डेल V को चाहूं तो इधर रखूं, तो अगर मैं डेल V को इधर रखूंगा, है ना, अगर मैं डेल V को इधर रखना चाहूं तो ये बन जाएगा डेल V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इंटू ये चला गया डेल S, है ना, आ जाएगा डेल V इंटू आर, V इंटू डेल S, डेल V इंटू आर, V इंटू डेल S, तो ये हमारा डेल V का यहाँ पे ये हमें इक्वेशन मिल जाता है। अब अगर हम दोनों साइड डेल T से डिवाइड मार दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल T, क्यों, क्योंकि हमें समय कितना लगा था जाने में, P से Q डेल T, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे डेल V अपॉन डेल T इज इक्वल्स टू V अपॉन R डेल S अपॉन डेल T। और आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि जब तक ये डेल के फॉर्म में है तब तक ये एवरेज है, लेकिन जैसे ही हम टाइम डेल T को टेंड्स टू 0 करते हैं ये इंस्टेंटेनियस बन जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, यानी कि ये जो डेल T समय हमें लगा है कहां से कहां पहुंचने में, P से Q तक जाने में हमें समय लगा है डेल T, हम इसको कर देते हैं टेंड्स टू 0, है ना, तो बाई टेकिंग लिमिट डेल T टेंड्स टू 0 क्या बन जाता है ये, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल T टेंड्स टू 0 डेल V अपॉन डेल T इज इक्वल्स टू V अपॉन R लिमिट डेल T टेंड्स टू 0 डेल S अपॉन डेल T, है ना, और आपको पता है ये इंस्टेंटेनियस बन गया, अब तो ये क्या बन जाता है dV अपॉन dt इज इक्वल्स टू V अपॉन R, और ये क्या बन जाता है ds अपॉन dt, और आपको पता है कि dV अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो ये a हो गया v अपॉन r, और ds बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है वेलोसिटी v, है ना, तो ये हो गया v, ये हो गया a, तो क्या मिला हमें a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r, तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया, a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r। एक और भी हमारे पास फॉर्मूला हो सकता है, हम जानते हैं सिंस v इज इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा r, पिछले क्लास में ही हमने पढ़ा है, तो अगर मैं यहाँ ओमेगा डाल दूं तो a क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो a आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, है ना, तो ये हमें दो फॉर्मूला मिल गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, एक लीनियर वेलोसिटी के टर्म में और एक एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, एक हो गया a इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r और ये हो गया a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन। अब ये तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, लेकिन अब जो मैं बताने आपको जा रहा हूं वो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। हमने पढ़ तो लिया था अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन होता कैसे है ये जानना भी बड़ा जरूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये रहा। तो अब देखिए यहां पे हम क्या देखना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो बड़ा सिंपल है, ये बीसी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर है ये बीसी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी। तो जिधर आपको पता है जिधर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होता है एक्सीलरेशन भी होता है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है ये हम देखना चाहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, अच्छे से समझिएगा। अगर ये डेल थीटा क्या हो जाए टेंड्स टू 0 हो जाए, यानी कि टाइम बड़ा कम हो जाए, यानी डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाए, तो डेल थीटा भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर मैं P से Q तक पहुंचने का जो समय है उसको अप्रोचेस टू 0 कर दूं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी बड़ा छोटा सा बनेगा। उस स्थिति में क्या होगा वो थोड़ा समझिए। अगर ये डेल थीटा टेंड्स टू 0 हो जाए, यानी देखिए ये जो आपका है, ये सपोज ये आपका है, मैं यहां बना रहा हूं, ये आपका है V1 है ना, और ये बड़ा छोटा है देखिए V2 है ना, तो ये है V1 और ये है V2, करेक्ट है। ये है BC, ये है आपका BC यानी डेल V, मैं इसको लिखता हूं डेल V, करेक्ट।
अब देखिए ये एंगल अगर बड़ा छोटा हो गया तो आप देख सकते हैं ये एंगल क्या हो रहा है, अप्रोचेस टू 90। और अगर इसको मैं और छोटा कर दूं तो डेल वी जो है वो V1 और V2 पे, सॉरी यहां पे V1 है, डेल वी जो है वो V1 और V2 पे लगभग क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो V1 और V2 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जिधर चेंज इन वेलोसिटी होगा उधर ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि यही डायरेक्शन किसका होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी V1 और V2 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां पे आप देखिए V1 और V2 पे परपेंडिकुलर कौन है, तो आंसर है रेडियस, है ना। रेडियस ही वो वेक्टर है जो V1 और V2 पे परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी अगर V1 और V2 पे परपेंडिकुलर है तो हमारा एक्सेलरेशन भी V1 और V2 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। और V1 और V2 पे परपेंडिकुलर है रेडियस वेक्टर, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, along the radius। और along the radius हो गया तो हम आगे सेंटर की तरफ, इसलिए हम लिखते हैं the direction of centripetal acceleration is always along the radius and towards the center। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि if, है ना, if del t tends to 0 then क्या हो जाएगा हमारा, del theta tends to 0 हो जाएगा, है ना, ये छोटा हो जाएगा। therefore change in velocity, है ना, change in velocity that is del v is perpendicular to velocity vector, है ना, velocity vector v1 and v2। and we know that the direction of है ना centripetal acceleration, the direction of acceleration is towards the direction of change in velocity, ठीक है, change in velocity, ठीक है। तो फिर से देखिए, if delta t tends to 0 then del theta tends to 0। Therefore, change in velocity that is delta v is perpendicular to velocity vector v1 and v2, and we know that the direction of acceleration is towards the direction of change in velocity. So the acceleration vector is also perpendicular to velocity vector v1 and v2, which is nothing but radius, therefore the acceleration है ना, therefore the acceleration which is directed along the radius and towards the center is centripetal acceleration, ठीक है, बड़ा सिंपल है। फिर से देखिए मैंने क्या कहा कि अगर डेल थीटा बड़ा छोटा हो जाए तो डेल वी V1 और V2 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिधर डेल वी का डायरेक्शन उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, और वेलोसिटी वेक्टर में परपेंडिकुलर कौन है, रेडियस। इसका मतलब इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये था ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए उसका डायग्राम। तो ये है ना, ये है हमारा डायग्राम। तो सबसे पहले आपको जो समझना है वो ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब वर्क करता है, कब एक्ट करता है।
तो जब सर्कुलर मोशन हो तो रहा हो लेकिन वहां पे स्पीड यूनिफॉर्म ना हो, स्पीड वेरिएबल हो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, तब हमें देखने को मिलता है कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसकी दिशा, जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है तो हमें क्या मिलता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कंपोनेंट। लेकिन चूंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी कि इसका एक रेडियल कंपोनेंट भी होगा, यानी इसका एक जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो भी हमें देखने को मिलेगा, जिसको मैंने AR लिख दिया है, हम इसको AC भी लिख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपका एमसीक्यू में कभी पूछा जाए कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो याद रखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, यानी रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन होता है, टेंजेंशियल नहीं होता है। लेकिन जब स्पीड वेरिएबल हो जाए तब हमें देखने को मिलता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन, व्हिच मींस जब नॉन यूनिफॉर्म की बात हो जाए तब हमें देखने को मिलता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है, और ये टेंजेंशियल है। और टेंजेंशियल कब मिलता है देखने को, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। अब ये दो वेक्टर को हम एडजेसेंट साइड्स मान के अपना एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल हमें क्या देता है, तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल हमें देता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। क्या देता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जो हम कैसे निकालते हैं, तो आंसर है कि यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 है, तो ये भी आपका 90 ही है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, तो बड़ा सिंपल है, ये रिजल्टेंट हम निकाल देते हैं रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर से, है ना। तो ये हमारा रिजल्टेंट है। फिर से एक बार आप देख लीजिए मैंने लिखा क्या है। तो लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद अ वेरिएबल स्पीड v, है ना। एज द स्पीड चेंजेस, चूंकि स्पीड चेंज हो रहा है, सो एक्सेलरेशन हैज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि यूनिफॉर्म के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात नहीं होगी, हमेशा कब बात होगी, जब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की, यानी स्पीड आपका चेंज होना चाहिए, तभी हमें देखने को क्या मिलेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो हमें क्या मिलेगा, रेडियल कंपोनेंट, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो है हमारा क्या होता है, v²/r, है ना। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ये v²/r, और ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ये क्या है, क्योंकि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो dv/dt हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और हम जानते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, r अल्फा, जो कि हमने पिछले क्लास में ही प्रूव किया था कि लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू r इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, अब यहाँ पे ये कंपोनेंट हमारे पास टेंजेंशियल का है, ये कंपोनेंट हमारे पास रेडियल का है, या इसको हम AR भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं। और ये दोनों का रिजल्टेंट हमें कौन देगा, ये डायगोनल, तो रिजल्टेंट A क्या हो जाएगा, रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, है ना। तो ये था हमारा ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात हम कब करते हैं, तो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो हमेशा काम करेगा क्योंकि यहाँ पे बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात हम तब करेंगे जब बॉडी सर्कुलर मोशन तो कर रहा हो लेकिन विथ वेरिएबल स्पीड। अगर वेरिएबल स्पीड नहीं है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट होगा, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो हमने देखा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन यानी मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।